क्या भारत में दो बंगाल हैं? संभवतः एक बंगाल वो है जिसे हम उसके रविंद्र संगीत, अनन्य साहित्य और महान संतों के लिए जानते हैं, और दूसरा वो जिसका परिचय सेनबाड़ी, मोरी झापी और संदेश खाली जैसी रक्त रंजित क्रूरता से होता है। क्या ये वास्तव में दो बंगाल हैं या एक ही स्टेट के दो पैरेलल साइड्स? इलेक्शन वायलेंस पर ट्रिगर्ड रिएक्शंस तो सब दे देते हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में पेरिनियल और एंडेमिक बन चुके पॉलिटिकल वायलेंस के इस कल्ट का एक नुआंस्ड एक्सप्लेनेशन शायद ही किसी ने दिया है। अमेरिका, अफ्रीका, यूके, कोरिया, रशिया, चाइना, डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप, वर्ल्ड के लगभग हर कोने में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक हिंसा यानी कि पॉलिटिकल वायलेंस एक रियलिटी है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, कर्नाटक, केरला, भारत में भी यह कहानी लगभग वैसी ही है। बट देयर इज अ कैच इन द इंडिया स्टोरी, वेस्ट बंगाल। क्योंकि यहाँ जो पॉलिटिकल वायलेंस होती है वह पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अनपैरेलल्ड है। और वेस्ट बंगाल केवल यहाँ की पॉलिटिकल वायलेंस के स्केल के चलते ही यूनिक नहीं है, बल्कि उस वायलेंस का नेचर और उसकी हिस्ट्री भी उतनी ही भयावह है। लेकिन बंगाल की कहानी पर जाने से पहले इस इशू के कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के एक वर्ग का मानना है कि इन जनरल डेमोक्रेसी और वायलेंस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे वेस्ट या फिर कहें कि यूरोपियन कंट्रीज को ही ले लीजिए। आज जो हाई HDI वाले यूरोपियन देश अपने आप को पैरागॉन ऑफ सोशल जस्टिस और मैच्योर डेमोक्रेसीज दिखाकर भारत जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को वर्च्यू सिग्नल करते हैं, वहाँ भी पॉलिटिकल वायलेंस की कभी कोई कमी नहीं रही है। ब्लैक लाइव्स मैटर और US कैपिटल स्टॉर्मिंग लगभग पूरी दुनिया ने देखी थी। The situation here in Santa Monica, California is very fluid. You can see police here now firing tear gas into the crowd. We're going to the Capitol. We're going to try and give them the kind of pride and boldness that they need to take back our country. वो अलग बात है कि उसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसा कोई डिमीनिंग आर्टिकल नहीं लिखा गया जैसा भारत के बारे में लिखा जाता है। लेकिन इस प्रकार की रिपीटेड वायलेंस के बाद भी वेस्टर्न स्कॉलर्स में एक जनरल कंसेंसस है कि ये वायलेंस का ट्रेट अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में अधिक एंडेमिक है। इन देशों में बार बार ऐसी हिंसा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में झगड़ती हैं, इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, रूल ऑफ लॉ सेलेक्टिवली अप्लाई किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वाइट प्रिविलेज इज अ थिंग, यू नो। लेकिन अगर डेमोक्रेसी की कंसेंसस वाली आइडियल डेफिनेशन पर जाएं तो एक इंटरप्रिटेशन यह भी है कि डेमोक्रेसी वायलेंस को लिमिट करती है, क्योंकि उसमें लोगों के पास कई तरह के चैनल्स और मैकेनिज्म होते हैं जिनसे वे अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान बिना किसी वायलेंस के पब्लिक के म्यूचुअल कोऑपरेशन और एसोसिएशन से कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन एक आइडियलिस्टिक डेफिनेशन से आता है, ना कि एक रियलिस्टिक डेफिनेशन से। क्योंकि सच तो यह है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और वायलेंस अधिकतर अनसेपरेबल होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम्स में स्टेट अपने मेंबर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए वायलेंस को मोनोपोलाइज करने का प्रयास करता है। और यूजुअली इस प्रोसेस में होता क्या है कि स्टेट ही एक एजेंट ऑफ वायलेंस बन जाता है, जिसके लिए उन्हें लॉ की पूरी बैकिंग होती है। अब पाकिस्तान के मिलिट्री कूज हों या फिर डेमोक्रेसी के इनहेरेंट लूपहोल्स को एक्सप्लॉइट करके अथॉरिटेरियन रिजीम चलाने वाली पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, या फिर इंदिरा गांधी का इमरजेंसी काल, सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। लेकिन वास्तव में पॉलिटिकल वायलेंस है क्या, और यह बाकी फॉर्म ऑफ वायलेंस से अलग कैसे है? पॉलिटिकल वायलेंस की कोई पिन पॉइंटेड डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी किसी भी वायलेंस के पीछे के मोटिव्स, टाइमिंग्स, एक्टर्स और एक्टिविटीज को एग्जामिन करके पॉलिटिकल वायलेंस को बाकी फॉर्म्स ऑफ वायलेंस से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, जैसे कि क्रिमिनल वायलेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस there is the concept of systemic violence, which means that violence is inherent in the working of a particular social and political system. Usually सभी प्रकार की violence, extremist violence, caste based violence, communal violence, even smuggling और trafficking भी usually political factors से ही trigger होती हैं।
और वेस्ट बंगाल में भी वैसी ही सिचुएशन है। लेकिन बंगाल के केस में वायलेंस इस स्टेट की पॉलिटिकल हिस्ट्री और पॉलिटिकल कल्चर से भी जुड़ी है। बंगाल में जो वायलेंस आज हम देख रहे हैं वो स्ट्रिक्टली पॉलिटिकल है, क्योंकि यहाँ वायलेंस के बल पर ही पावर कैप्चर की जाती है और वायलेंस से ही पावर को मेंटेन किया जाता है। और ये वायलेंस बाकी स्टेट्स से काफ़ी अलग है, क्योंकि बंगाल में किसी भी वायलेंस के पीछे के सोशो कल्चरल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक या रिलीजियस फैक्टर्स वहाँ पर पॉलिटिकल डोमिनेशन और लार्ज स्केल पॉलिटिकल पोलराइजेशन के आगे सबसर्विएंट या फिर सेकेंडरी रह जाते हैं। यहाँ पॉलिटिकल वायलेंस का स्कोप केवल पॉलिटिकल किलिंग्स या प्रॉपर्टी डैमेज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें वोटर्स को डराना, इलेक्शन ऑफिशियल्स को इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए धमकाना, बूथ कैप्चरिंग करना, अपोजिशन पार्टीज के सपोर्टर्स को वोट ही न डालने देना, इलीगल इमिग्रेंट से वोट्स डलवाना और साथ ही प्रॉक्सी वोटिंग करवाना भी इंक्लूडेड है। अब इस पॉलिटिकल वायलेंस की इंटेंसिटी और इसके स्केल को समझने के लिए कुछ वायलेंट इंसिडेंट्स और कुछ नंबर्स डिस्कस करते हैं। 17 मार्च 1970 को बंगाल के वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक वेल टू डू सेन फैमिली रहा करती थी। पिछले काफ़ी समय से सीपीआईएम के पार्टी कार्यकर्ता सेन परिवार पर कांग्रेस को छोड़कर सीपीआईएम को सपोर्ट करने का प्रेशर बना रहे थे। लेकिन क्योंकि सेन फैमिली हमेशा से ओपनली कांग्रेस को सपोर्ट करती थी, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एलिजेंस स्विच करके कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने से मना कर दिया। ऐसे में सीपीआईएम सपोर्टर्स ने उनके साथ तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। उनके परिवार को सभी पब्लिक फैसिलिटीज़ लेने से रोका जाने लगा, उनको धमकियां दी जाती थी, डराया जाता था, उनके प्रति हेट क्रिएट की जाती थी। लेकिन सेन फैमिली ने फिर भी अपना सपोर्ट नहीं बदला और ये बात कम्युनिस्ट नहीं बचा पाए। लोकल न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग 17 मार्च 1970 को कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर्स सुबह सुबह उनके घर में घुस गए। उन्होंने पहले घर के सबसे बड़े बेटे नबा कुमार सेन को अंधा करके उसकी आंखें निकाल ली। फिर पूरे परिवार के सामने 2 छोटे भाइयों मलय और प्रणव और साथ ही उनके ट्यूशन टीचर जितेंद्र राय को भी जान से मार दिया। जब उन बच्चों की मां मृगनैना देवी ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उनका सर फोड़ दिया गया और फिर कम्युनिस्टों ने उस मां को उसी के मृत बच्चों के खून में मिलाकर जबरदस्ती चावल खिलाए। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स ने उनके घर पर पत्थर बरसाए और फिर उनके घर में आग लगा दी गई। यहाँ तक कि उन्होंने सेन परिवार की बेटी स्वर्णलता जोशी के 1 महीने के बेटे तक को उस आग में फेंकने की कोशिश की, लेकिन कुछ पड़ोसियों ने किसी तरह उन्हें बचा लिया। उनकी मां बच तो गई, लेकिन वो मरने तक कभी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकी। इस इंसिडेंट ने देश को इस लेवल तक झकझोर दिया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को सेन परिवार से मिलने उनके घर आना पड़ा था। एंड सेन बाड़ी किलिंग से लिंक्ड सीपीआईएम लीडर्स लंबे समय तक लेफ्ट फ्रंट की सरकार में मिनिस्टर्स और एमपी बने रहे। अब जब 2011 में ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार ने इस घटना की जांच के लिए कमीशन बैठाई तो 2000 से 2011 तक वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे सीपीआईएम के बड़े नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने उसे पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा कहकर डिसमिस कर दिया। और बस इतना ही नहीं, आज सोशल जस्टिस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मसीहा बनकर घूमने वाली सीपीआईएम की लेफ्ट फ्रंट सरकार ने बंगाल में इन वैल्यूज़ का जो गला घोटा है उसका सबसे नोटोरियस एग्जाम्पल है मोरी झापी मैसेकर, जिसमें ज्योति बासु की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने हजारों बांग्लादेशी दलित हिंदुओं का रातों रात नरसंहार करवा दिया था। उनको एक आइलैंड पर रोककर उनकी सभी सप्लाईज ब्लॉक कर दी गई। मोरी झापी मैसेकर की एट्रोसिटीज़ को रिकाउंट करते हुए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है ब्लड आइलैंड एंड ओरल हिस्ट्री ऑफ द मोरी झापी मैसेकर, और इस बुक के ऑथर हैं जर्नलिस्ट दीप हलदार। उनके अकॉर्डिंग सीपीआईएम द्वारा किए गए इस मैसेकर के मेन रीजंस में से एक रीज़न यह भी था कि सीपीआईएम को यह डर था कि कहीं ये शरणार्थी बांग्लादेशी हिंदू अगले चुनाव में उनकी पार्टी के स्थान पर उन्हीं के गठबंधन की दूसरी पार्टी आरएसपी यानी रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को ना सपोर्ट करने लगे। You see, the left front government that came to power in West Bengal, one of the constituents was a party called RSP, Revolutionary Socialist Party. Now, this Sundarbans area was under the control of the RSP. Now, these refugees who settled in Moricchapi started hating Jyoti Basu and the CPM because they had gone back on their word. But they were
somewhat close to a gentleman, the gentleman from the Revolutionary Socialist Party, who were operating in that religion and who were also reportedly somewhat sympathetic to them. Now the CPM thought that, you know, these are just 1.5 lakh refugees. There are many more refugees. Suppose they start coming in mass into Bengal and start settling in Sundarban and other areas of Bengal. And when the election comes next time, they vote not for CPM but RSP, the balance within the left front will become a problem. The chances that RSP, which is a junior member in the left front, will perhaps become a senior member. ये तो हुई कहानियाँ। अब बात नंबर्स की करते हैं। वैसे भारत में पॉलिटिकल वायलेंस के सही नंबर्स मिल पाना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यूजुअली इन केसेस में FIRs ही रजिस्टर नहीं किए जाते। NCRB के डेटा में कई शॉर्टकमिंग्स हैं। मोस्टली NCRB के नंबर्स कुछ और होते हैं और ऑपोजिशन के और रूलिंग पार्टी के नंबर कुछ और। लेकिन फिर भी अगर हम न्यूट्रल अवेलेबल सोर्सेज में बात करें तो केवल NCRB के मर्डर्स ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस कैटेगरी के नंबर्स ही वो नंबर्स हैं जिन्हें हम स्टेट वाइज पॉलिटिकल वायलेंस के स्केल को एस्टिमेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अब NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग 1999 से 2016 तक वेस्ट बंगाल में लगभग हर वर्ष ऑन एन एवरेज 20 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन से नवंबर 2020 तक ही बंगाल में लगभग 47 पॉलिटिकल किलिंग्स ऐसी थीं जिसमें बीजेपी या TMC के वर्कर्स इन्वॉल्व थे। इसमें से भी 38 पॉलिटिकल किलिंग्स अकेले साउथ बंगाल में हुई थी। और यह नोट करने वाली बात है कि मारे गए लोगों में 28 बीजेपी सपोर्टर्स थे। साउथ बंगाल की लगभग 100 से 120 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी अब इनरोड्स बनाने का प्रयास कर रही है और TMC इसे अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए थ्रेट मानते हुए बीजेपी के एफर्ट्स को वायलेंस से न्यूट्रलाइज करने में लगी हुई है। आई विल ऑल्सो शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस। तो मुझे इन पर्टिकुलर इस वायलेंस के स्केल का रियलाइजेशन हुआ 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस में, बिकॉज आई ऑब्जर्व्ड दीज इलेक्शंस क्वाइट क्लोजली। बीजेपी का नारा था असोल परिवर्तन और सोनार बांग्ला, यानी रियल चेंज और गोल्डन बंगाल। वहीं TMC का नारा था खेला हुए। अब जो लोग बंगाल की पॉलिटिक्स को उतना नहीं जानते हैं उनके लिए शायद इस स्लोगन से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली वाइब आएगी, लेकिन बंगाल में बीजेपी सपोर्टर्स के लिए स्लोगन फियर, थ्रेट और वायलेंस को रिप्रेजेंट करता था। मुझे अभी भी याद है कि इन इलेक्शंस में पहले झकझोर देने वाली प्री पोल वायलेंस हुई और फिर TMC की जीत के बाद उससे भी खतरनाक हिंसा हुई थी। TMC सपोर्टर्स और वर्कर्स ने बंगाल की जनता से बीजेपी को वोट देने का हिसाब चुकता किया था। फरवरी 2021 में एक बीजेपी लीडर की 80 साल की बूढ़ी मां को TMC के सपोर्टर्स ने बुरी तरह से पीटा था। She later succumbed to her injuries in a few months. कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के शव पेड़ों पर लटके मिले थे। कितनी बच्चियों और महिलाओं का रेप हुआ था। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के काफिलों तक पर हमले किए गए थे। लोगों के घरों में बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिनमें ना जाने कितने निर्दोष लोग केवल इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने रूलिंग पार्टी की जगह किसी और पार्टी को सपोर्ट किया। और ऐसे भी ना जाने कितने इंसिडेंट्स और भी हैं जिन्हें यहाँ डिस्कस कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। हम रीसेंट एग्जाम्पल से थोड़ा डिटोर करके वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस की हिस्ट्री को थोड़ा समझ लेते हैं। 1946 में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे पर नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार। 1946-47 में कम्युनिस्ट पार्टी के पीजेंट फ्रंट का वायलेंट तेबागा मूवमेंट। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1967 में कम्युनिस्ट का नक्सलबाड़ी रेबेलियन। ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक इंसेपरेबल पार्ट बन गया है। लगभग पूरे देश की ही तरह बंगाल में भी पोस्ट इंडिपेंडेंस पहले इलेक्शंस में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी और यहाँ तो लगभग 3 डेकेड्स तक उसका डोमिनेंस रहा। लेकिन बंगाल में कांग्रेस के इस पॉलिटिकल डोमिनेंस को CPIM ने लेट 1960s से ही चैलेंज करना शुरू कर दिया था और अनडाउटेडली दुनिया भर के कम्युनिस्ट की ही तरह इनका भी मेन टूल था वायलेंस। मार्च 1970 के सेनवाड़ी किलिंग्स और फरवरी 1971 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के चेयरमैन हेमंता बासु की कोलकाता में हत्या कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट के इसी प्रयास का पार्ट थी। अब इन्हीं इंसिडेंट्स के बाद से बंगाल में वहाँ की पॉलिटिक्स का इनफेमस गन कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ था।
बीच में कुछ समय के लिए अपोजिशन ने कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनाई, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें चलने ही नहीं दिया। 1972 में कांग्रेस एक बार फिर पावर में आई और उसने पुलिस और मर्सिनरीज का यूज करके अपने अपोजिशन के मन में लिटरली आतंक फैला दिया। लेकिन फिर जब 1977 में सीपीआईएम की लीडरशिप में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने तो कांग्रेस की ही तरह स्टेट मशीनरी का यूज करके पहले वायलेंस को मोनोपोलाइज किया और फिर उसे अपने पॉलिटिकल पर्पसेस को सर्व करने के लिए और भी बेहतर ढंग से यूज किया। उन्होंने कुछ रूरल रिफॉर्म्स करके पंचायत्स और लोकल बॉडीज को एम्पावर किया और उन्हें हार्डकोर पॉलिटिकल टसल्स का सेंटर बना दिया। सीपीआईएम ने ऑपरेशन बरगा नाम से एक लैंड रिफॉर्म ड्राइव भी चलाया, जिसमें उन्होंने लैंड ओनर्स के अलावा शेयर क्रॉपर्स को भी लैंड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर करना शुरू किया और साथ ही लैंडलेस लोगों को और भी कुछ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। अब क्योंकि बंगाल में सीपीआईएम का पार्टी स्ट्रक्चर ग्राउंड पर बाकी पार्टी से बेटर ऑर्गेनाइज था, तो वो इन पंचायत्स को कैप्चर करके रूरल पुअर्स पर अपना होल्ड बनाने में सक्सेसफुल रहे, जो 1980s में बंगाल की पॉपुलेशन के नियरली 70% थे। फिर बंगाल में लगातार ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से भी रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स लगातार बढ़ता रहा। इसके साथ साथ तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन और बदलते एग्रेरियन स्ट्रक्चर के कारण लोगों की सरकार पर डिपेंडेंस और बढ़ती गई। लेफ्ट फ्रंट की सरकार में पब्लिक वेलफेयर का जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो लगभग पूरी तरह से पार्टी कंट्रोल्ड बन गया। ऐसे में जब भी सरकार से कोई सहायता या सुविधा आती तो उसमें सीपीआईएम को सपोर्ट करने वाले रीजन्स को फेवर किया जाने लगा। गवर्नमेंट और पार्टी अब सिनोनियम्स बन गए थे और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और पब्लिक प्रोग्राम्स को पार्टी के प्रोग्राम्स की तरह प्रेजेंट किया जाता था और केवल पार्टी से जुड़े लोगों को उसका लाभ दिया जाता था। पंचायत के फंड्स को भी पार्टी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाने लगा। इस तरह से सीपीआईएम ने स्टेट मशीनरी का यूज करके पॉलिटिकल वायलेंस को इंस्ट्रूमेंटलाइज कर लिया और रूरल बंगाल को अपना गढ़ बना लिया। अब वहां के लोगों के लिए पार्टी और स्टेट दोनों लिटरली एक ही एंटिटी बन गए थे। इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट पार्था चैटर्जी बताते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो की टर्म है वो पार्टी है। यह वास्तव में स्टेट में रूरल लाइफ की एलिमेंट्री इंस्टीट्यूशन है। यहाँ ना तो परिवार चलता है, ना रिश्तेदारी, ना जाति, ना धर्म, ना बाजार, यहाँ केवल पार्टी चलती है। पुराने दिनों के सभी सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि जमींदारी, कास्ट काउंसिल्स, धर्म सभाएं, सांप्रदायिक संस्थाएं, स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब, ट्रेड एसोसिएशन वगैरह सब या तो एंड हो गई हैं या मार्जिनलाइज हो गई हैं या पार्टी के अधीन हो गई हैं। पार्टी के बिना आप बंगाल में रूरल लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। इस होलसेल पॉलिटिसाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक और नोटेबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वैपायन भट्टाचार्य ने एक टर्म कॉइन किया था, पार्टी सोसाइटी। इस प्रकार से बंगाल को पार्टी सोसाइटी में बदलकर सीपीआईएम ने पार्टी को ही स्टेट बना दिया और इस तरह के अपोजिशन या डिसेंट को दबाना शुरू कर दिया। उन्होंने केवल अपोजिशन पार्टीज को ही नहीं बल्कि अपने जूनियर कोएलिशन पार्टनर्स जैसे आरएसपी पर भी अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी। सीपीआईएम के इस आतंक में स्टेट पुलिस उनका पूरा साथ देती थी। फिर चाहे वो जनवरी 1979 में मोरी झापी मैसेकर में हजारों हिंदू रेफ्यूजीज को एक आइलैंड पर घेर कर मार देना हो, सीपीआईएम वर्कर्स द्वारा अप्रैल 1982 में कोलकाता में हिंदू सेक्ट आनंद मार्ग के मॉन्क्स की हत्याएं हो, जुलाई 1993 में कोलकाता के एस्प्लेनेड में यूथ कांग्रेस पर पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की हत्या हो, या जुलाई 2000 में सीपीआईएम एक्टिविस्ट के द्वारा बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में 11 मुस्लिम लेबरर्स की हत्या हो। लेकिन क्योंकि अब सीपीआईएम के पास एब्सोल्यूट पावर थी, उसके पार्टी रैंक्स में करप्शन इंटरनलाइज होने लगा और रूरल पुअर्स के कई सेक्शन उससे कटने लगे और अपने हिस्से के लिए वो दूसरी पार्टीज का सहारा मांगने लगे। 3 डेकेड्स के लेफ्ट फ्रंट रूल ने बंगाल की रूरल सोसाइटी को पार्टी लाइंस पर डीपली पोलराइज कर दिया। बंगाल में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की वायलेंस का एक्सट्रीम पॉइंट 2007-8 में आया, जब पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में लैंड एक्विजिशन को लेकर गवर्नमेंट और लोकल्स के बीच टसल्स में पुलिस फायरिंग और साथ साथ सीपीआईएम वर्कर्स और टीएमसी बैक्ड भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की क्लैशेस के चलते 50 से भी अधिक लोग मारे गए थे। और वहीं वायलेंस अल्टीमेटली 2011 के बंगाल असेंबली इलेक्शंस में टीएमसी के हाथों लेफ्ट फ्रंट की हार का एक मेजर रीजन बनी थी। अब पावर में आते ही टीएमसी कार्डर्स ने भी भरपूर वायलेंस किया
और 2011 इलेक्शंस के 9 महीने के अंदर अंदर ही अलेजिडली टीएमसी वर्कर्स द्वारा 56 सीपीआईएम मेंबर्स की हत्या कर दी गई। टीएमसी रूल में हुए सभी पंचायत इलेक्शंस में भारी वायलेंस, बूथ कैप्चरिंग, मर्डर्स, रेप्स, पुलिस प्रेजेंस में बैलेट पेपर को जलाया जाना, ये सब हुआ है। 2018 के पंचायत इलेक्शंस में टीएमसी 34% सीट्स अनकंटेस्टेड जीत गई थी, क्योंकि उन्होंने इन सीटों पर स्टेट बैक्ड वायलेंस का यूज करके अपोजिशन पार्टीज के कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन तक फाइल नहीं करने दिए। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में और उसके बाद भी लगातार पॉलिटिकल किलिंग्स और वायलेंस अनअबेटेड चलती रही है। 2021 के विधानसभा इलेक्शंस के समय यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने यह क्लेम किया था कि इन चुनावों में ही टीएमसी के अटैक्स में बीजेपी से जुड़े हुए लगभग 130 लोगों की हत्या हुई है। इन्हीं चुनावों में पोस्ट पोल वायलेंस के चलते हजारों बीजेपी सपोर्टर्स और वर्कर्स को अपने घरों को छोड़कर आसपास के राज्यों में शरण लेनी पड़ी थी। बंगाल की पॉलिटिकल वायलेंस के मैग्नीट्यूड का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 8 फेज में हुए 2021 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी भी स्टेट के सबसे लंबे इलेक्शंस थे। 2023 के पंचायत इलेक्शंस में भी लगभग 40 से अधिक लोग पॉलिटिकल वायलेंस के चलते मारे गए थे एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर सीरियसली इंजर्ड। अगर हम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस के रीजंस को एन्यूमरेट करें तो मेजर पार्टीज के बीच कट थ्रोट पॉलिटिकल कंपटीशन और रिसोर्सेज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की लड़ाई आज के समय में मेन रीजंस हैं। लेकिन इन रीजंस के साथ साथ कुछ डीपर हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस भी हैं। वेस्ट बंगाल में जमींदारी सिस्टम के चलते लैंड रिलेशंस फ्यूडल और एक्सप्लॉइटेटिव हुआ करते थे। मुगल पीरियड में एग्रेरियन डिस्ट्रेस के चलते बंगाल में पीजेंट रेवेलियंस की एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी रही है। इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस लैंडलॉर्ड्स के सपोर्ट से खड़ी हुई और लेफ्ट फ्रंट ने पेजेंट्री के मिडिल और लोअर सेक्शंस के बल पर उसे चैलेंज किया। जहां एक तरफ सीपीआईएम रूल में मिडिल पेजेंट्री रूलिंग एलीट बन गई और फिर लैंडलॉर्ड्स को भी एक समय के बाद उसने कोऑप्ट कर लिया, वहीं दूसरी तरफ लोअर पेजेंट्री को केवल नाम के बेनिफिट्स मिले। अब लेफ्ट फ्रंट रूल के एंड तक आते आते इस सेक्शन के मन में उनकी लैंड पॉलिसीज को लेकर डिसइल्यूजनमेंट पनप गया और उन्होंने अल्टीमेटली टीएमसी का हाथ थाम लिया। 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और 2021 के असेंबली इलेक्शंस में एक बार फिर हिंदू पीजेंट्री के कुछ सेक्शंस ने इस बार टीएमसी से शिफ्ट होकर बीजेपी की साइड ली। इसीलिए वेस्ट बंगाल की एग्रेरियन इकोनॉमी से जुड़े कई क्लास इंटरेस्ट्स के चलते भी वहाँ पार्टी बेस्ड पॉलिटिकल वायलेंस को बढ़ावा मिला है। इसके साथ साथ बंगाल में पंचायतों के पास काफ़ी पावर और फंड्स होने के चलते सभी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रास रूट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए भारी वायलेंस में इंडल्ज करती हैं। लेकिन इसमें स्टेट मशीनरी को कंट्रोल करने वाली रूलिंग पार्टी के पास हमेशा से एक अधिक एडवांटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हमने आपको पहले मेंशन किया था कि 2018 के पंचायत इलेक्शंस में टीएमसी 34% सीट्स अनकंटेस्टेड ही जीत गई थी। फिर लंबे समय तक सोशलिस्ट पॉलिसीज के चलते रूरल बंगाल को पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत अधिक डिपेंडेंस हुई और यूजुअली इन डिलीवरी मैकेनिज्म्स और रिसोर्सेज पर रूलिंग पार्टी का कैडर अपना मोनोपोलाइज्ड कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए भी वायलेंस को बहुत बढ़ावा देने लगा। और तो और रूरल बंगाल में रूलिंग पार्टी के एक्सपेंशन के लिए पार्टी वर्कर्स और हायर्ड गूंस का एक रैंट सीकिंग सिंडिकेट भी बहुत ओपनली और बड़े स्केल पर चलता है। इसके चलते हर छोटे बड़े काम के लिए आपको लोकल दादाओं के पास जाना पड़ता है जो यूजुअली उस रीजन की डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। अब इन रीजंस के चलते भी बंगाल में राइवल पार्टी ग्रुप्स में पॉलिटिकल वायलेंस होती रहती है। अब क्योंकि वेस्ट बंगाल की पॉलिटी पार्टी लाइंस पर इतनी पोलराइज्ड हो चुकी है तो हर पार्टी कैडर को ये डर लगा रहता है कि यदि किसी भी तरह से अपोजिशन पार्टी पावर में आ गई तो उनका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और इसी रीजन से वो अपनी पार्टी की डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि बंगाल में पार्टी लॉयल्टी फोरमोस्ट है, ऐसे में बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी पार्टी लाइंस के अलॉन्ग ही शेप लेते हैं। जहां कांग्रेस और सीपीआईएम के समय में यह लड़ाई लैंडलॉर्ड्स वर्सेस पीजेंट्स की थी, आज टीएमसी और बीजेपी के पॉलिटिकल क्लैश में हिंदू मुस्लिम हॉस्टिलिटी इस लड़ाई का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा आज रिवेंज पॉलिटिक्स भी बंगाल के पॉलिटिकल कल्चर का एक क्रूशियल एलिमेंट बन गई है।
आज के समय में सेंटर में बीजेपी की सरकार होने के चलते बंगाल के वोटर्स में कुछ विश्वास जागा है कि भाजपा किसी न किसी तरह से टीएमसी की वायलेंट पॉलिटिक्स को काउंटर कर सकती है। लेकिन क्योंकि बंगाल में रूलिंग पार्टी के पास हमेशा से स्टेट मशीनरी के मनचाहे यूज का एडवांटेज रहता है, इसलिए बंगाल में अधिकतर लोग तब तक अपना वोट चेंज नहीं करते तब तक कि वो कंप्लीटली श्योर ना हो कि अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को हराने की अश्योर्ड पोजीशन में है। अगर आप बंगाल के हिस्टोरिकल इलेक्शन डेटा का एनालिसिस करेंगे तो आपको मेरा यह असर्शन इस फैक्ट में मिलेगा कि बंगाल में यूजुअली कोई भी रूलिंग पार्टी कम से कम 2/3 मेजॉरिटी लेकर आती है। तो बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस के कल्ट के इस नुआंस्ड एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हम यह कह सकते हैं कि बंगाल की पॉलिटिकल वायलेंस भारत की बाकी स्टेट से पूरी तरह अलग है और यहाँ की पॉलिटी में कास्ट, रिलीजन या मार्केट के नहीं बल्कि पार्टी लाइन ओरिएंटेशन के चलते बाकी सभी फैक्टर्स उससे ट्रम्प हो जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की एंडेमिक पॉलिटिकल वायलेंस के चलते स्टेट की इकॉनमी और उसके लोगों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी भारी नुकसान पहुंचता है। आज अधिकतर डेवलपमेंट इंडिसेस पर बंगाल देश के अन्य राज्यों के कहीं पीछे है और नए भारत की ग्रोथ स्टोरी में उस तरह से वह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है जैसी देश को आवश्यकता है। इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि इस टॉपिक पर सीरियस डिस्कशंस हों कि बंगाल में इस रैम्पेंट पॉलिटिकल वायलेंस को लिमिट करने के लिए क्या क्या इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, लीगल प्रोटेक्शंस और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं और कैसे।